स्वागत है आपका आप सभी का हमारे चैनल अभी कॉमर्स क्लासेस में। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण। बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। साथ ही साथ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल होगा जो किसी दूसरे या अन्य यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, या जो एक जनरल नॉलेज इसका गेन करना चाहते हैं उनके लिए भी यूज़फुल होगा। सो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स जो होने चाहिए या आवश्यक लक्षण है जिनका होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी कहा जाएगा कि जो अनुबंध है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो सही तरीके से हुआ है, वो वैलिड होगा। तो ऐसे कौन सी क्वालिटीज़ हैं या कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं आप कह सकते हो। पहला है कि एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब ठहराव में क्या होना चाहिए, प्रस्ताव एवं स्वीकृति होनी चाहिए। एग्रीमेंट को हिंदी में हम कहते हैं ठहराव। और उस एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, पहले तो ऑफ़र होना चाहिए, देन उस ऑफ़र को जिसको आपने ऑफ़र किया है वो सेकंड पार्टी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए अपने कार को सेल करना चाहता है बी को, और बी के पास ए एक ऑफ़र लेके आता है कि क्या तुम मेरे कार को ख़रीदोगे 1 लाख रुपीज़ में। 1 लाख में इसको ऑफ़र करता है और बी अगर रेडी हो जाता है, ये ओके बोल देता है, मीन्स इसने क्या किया, इसके ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑफ़र, और ऑफ़र का क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया पहला इसेंशियल एलिमेंट। सेकंड जो है वो कहता है कि पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का होना। इसका मतलब ये है कि क्षमता मीन्स एबिलिटी या कॉम्पिटेंट आप कह सकते हो, कि जो भी पार्टीज़ हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी हमने ऊपर देखा, ये दोनों ए और बी क्या होने चाहिए, पहला तो वयस्क हो, एडल्ट हो दोनों, साथ ही साथ एक साउंड माइंड के हो, मतलब इनका माइंड स्वस्थ हो, है ना, और किसी भी तरीके से किसी भी लॉ के द्वारा इनको जो है आप कह सकते हो कि इनको अयोग्य घोषित नहीं किया गया है ना, कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके। मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से कि इनमें जो एक कार को अगर बेचने के लिए ए बी को बोल रहा है कि तुम मेरे कार को ख़रीद लो, तो ये भी होना चाहिए कि ए क्या हो, पहला तो एडल्ट हो, 18 साल के ऊपर हो, वयस्क हो, दूसरा पागल ना हो, उसका माइंड अच्छा हो, है ना, और इन दोनों को बैन ना किया गया हो किसी भी तरीके से, किसी भी लॉ के द्वारा आपस में ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये एक दूसरी क्वालिटी, दूसरा जो आपका कह सकते हो एलिमेंट है, इसेंशियल है, वो होना चाहिए। देन थर्ड जो आपका है वो है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, मीन्स पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति। फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है कि दोनों जो है एक ही तरीके से सहमत होने चाहिए, मतलब जितना ए चाहता है अपने कार को बेचना, उतना ही इक्वली बी भी चाहता है उस कार को खरीदना। मतलब बोथ द पार्टीज आर रेडी टू बाय द प्रोडक्ट, बाय द पर्टिकुलर कार, बोथ द पार्टीज आर रेडी टू सेल एंड बाय इक्वली, है ना। दोनों को कह सकते हो कि इक्वल नीड है उसकी, ए को पैसे की नीड है और बी को कार की नीड है, और दोनों के दोनों क्या है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी कपट के, है ना, किसी भी तरीके से आपस में इनके मन में किसी प्रकार कपट नहीं है, ना तो ज़बरदस्ती किया गया ए के द्वारा बी को, ना तो बी के द्वारा ए को ज़बरदस्ती किया गया कि तुम मेरे कार को बेच दो। मीन्स बोथ आर रेडी फॉर द ट्रांजेक्शन। तो फ्री कंसेंट का होना ज़रूरी है। अगर फ्री कंसेंट नहीं होगा तो उसको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। अगर ए बी को डरा धमका के कार को बेच रहा है कि तुमको लेना पड़ेगा मेरे कार को, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये मजबूरी में लेगा, डर के लेगा। या बी ए को डरा रहा है कि तुम मुझे अपनी कार को दे दो, है ना, या किसी भी
गलत तरीके से इसको झूठ बोल के उसके कार को खरीद ले रहा है या जो भी कर रहा है, दैट इज़ नॉट अ वैलिड वे, है ना। तो क्या होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। देन जो फोर्थ है एलिमेंट वो है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट मतलब विधि पूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको आपको क्या करना है, लॉफुली करना है, ठीक है। जैसे कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ ट्रांजैक्शन में आ रही और जा रही है। जैसे ए जो है बी को क्या देने वाला है, कार उतना बेचेगा, तो बी के पास क्या आएगी, एक कार आ जाएगी, है ना। सपोज ये कार है, तो बी के पास कार आई, उसके बदले ए के पास क्या आ रही है, क्या आ रहे हैं, रुपए आ रहे हैं। तो ए के लिए रुपए क्या है, कंसिडरेशन है, और बी के लिए कार एक कंसिडरेशन है। और ये दोनों ही जो ट्रांजेक्शन किए हैं इसको क्या कराना पड़ेगा, उनको लीगली करना पड़ेगा, लीगल वे में करना पड़ेगा, है ना। इट शुड बी लॉफुल। मीन्स इन दोनों के बीच में जो भी लेन देन हुआ है उसको रजिस्टर कराना, या उस पर जो भी टैक्स पे करना है, अगर जो भी उनकी लायबिलिटी बनती है वो उनको कराना है। ये इलीगल परचेस और सेल ना हो, ठीक है। अगर ऐसा होता है, इलीगल होता है, तो फिर उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। देन जो फिफ्थ पॉइंट है वो कहता है कि एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर वाइड। वाइड मीन्स होता है व्यर्थ, है ना। जो भी एग्रीमेंट आप किए थे, एग्रीमेंट क्या हुआ है कि ए ने बी से बोला है कि मैं तुम्हें अपना कार बेचूंगा, बी रेडी है, तो ये दोनों एग्री कर गए हैं, एग्रीमेंट हो चुका है। मगर एग्रीमेंट क्या है, वाइड नहीं होना चाहिए। वाइड मतलब जो शुरू से ही क्या हो जाता है, एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। अगर मान लो इन दोनों के बीच में, चलो अभी तो कार का लेन देन का हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए बी को कार बेच सकता है, बी ए से कार खरीद सकता है। लेकिन मान लो इन दोनों के बीच में ऐसा कोई इस टाइप से अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिससे किसी तीसरे पार्टी का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना, या किसी भी प्रकार का रुकावटें डालना चाह रहे हैं किसी के लिए, या दोनों में से कोई एक भी अवयस्क है, जैसे हमने ऊपर भी बात किया था, है ना, जो अडल्ट नहीं है, या दोनों का जो किसी एक का इंटेंशन जो है वो दूसरे को नुकसान पहुंचाना है किसी काम, किसी कॉन्ट्रैक्ट को करके, इस टाइप का है, तो वो क्या है, आपका एग्रीमेंट जो है वो वाइड हो जाएगा। जैसे मान लो कि अब कार वाला एग्जांपल ना लेके हम दूसरा लेते हैं, ए बी को बोलता है कि तुम क्या करो, सी की शादी रुकवा दो। ए बी को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि तुम सी की जो मैरिज हो रही है उसको क्या करो, मत होने दो, उसको रुकवा दो, इसके बदले में तुमको पैसे दूंगा। तो ये एक शुरू से क्या है, वाइड एग्रीमेंट है, मतलब व्यर्थ है। इस टाइप का एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है ना। तो इस तरीके का एग्रीमेंट आप करते हो तो वो भी क्या होगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, है ना। ये कार और सेल परचेज तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इस टाइप का कुछ एग्रीमेंट करते हो, किसी को मारने का एग्रीमेंट, किसी को नुकसान पहुंचाने का, तो ये सब टाइप का एग्रीमेंट क्या है, शुरू से ही व्यर्थ होता है, वाइड होता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया सकता। फिर द सिक्स क्या बोलता है कि एग्रीमेंट शुड बी रिटन एंड रजिस्टर्ड। ठहराव क्या होना चाहिए, लिखित हो, प्रमाणित हो, इसको रजिस्टर्ड होना भी बोलते हैं। मीन्स आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है, कार बेचेगा ए, कार खरीदेगा बी, तो भाई केवल ऐसा नहीं कि इसके पास कार आ गई, इसके पास पैसे आ गए तो काम हो गया, इतने से काम नहीं होता। आप इसको रजिस्टर्ड कराओ, पंजीयन कराओ, बी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाए कार को, है ना। कार बी के पास आ गई तो अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएगा। तो इस तरीके से आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है लिखित रूप में कराना होगा, ताकि इन केस अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो वो एज अ प्रूफ भी इसको प्रेजेंट किया जा सके, ठीक है। तो ये हो गया आपके पूरे 6 एसेंशियल पॉइंट्स जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है। आई होप आपको क्लियर है।
अब जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा आप दो दो पॉइंट करके हमेशा याद किया कीजिए। पॉइंट्स याद करना है आपको तो दो दो के आप बंच ग्रुप बनाइए और फिर पॉइंट को याद रखिए। शुरू के दो पॉइंट है एग्रीमेंट ऑफर एक्सेप्टेंस का, फिर है पार्टीज कंपिटेंट वाला पॉइंट है। तो इस तरह की वर्ड्स निकाल के भी याद रख सकते हैं। फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, वाइड वाला एक पॉइंट है, रिटर्न वाला पॉइंट है रजिस्टर्ड। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में और हम न्यू टॉपिक लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।